सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंस लिटरेसी यानी वैल्यू एडिशन कोर्स का यूनिट 4। ये हमारा लास्ट यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल टैक्स, व्यक्तिगत कर। हमारे फाइनेंस लिटरेसी में 4 यूनिट थे, हमने 3 यूनिट कर लिए हैं। अब हमारा ये लास्ट यूनिट है। तो इसमें 4 टॉपिक है। एक फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन, यानी व्यक्तिगत कराधान के लिए भारत में बुनियादी कर रचना का परिचय। मतलब इंडिया में जो टैक्सेशन है, हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सेप्ट फॉर द पर्सनल टैक्स प्लानिंग, व्यक्तिगत कर नियोजन के पहल क्या क्या टैक्स प्लान हम कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत के लिए छूट और कटौती। मतलब टैक्स में हम किस किस चीज से हम डिडक्शन हमें मिल सकती है। और लास्ट हम फोर्थ पढ़ेंगे ई फाइलिंग, मतलब आईटीआर में जो हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं आईटीआर, तो ई फाइलिंग उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया फॉर पर्सनल टैक्सेशन, यानी व्यक्तिगत कराधान के लिए भारत में बुनियादी कर संरचना। तो स्टार्ट करते हैं। जो भारत में व्यक्तिगत कर है, कर की बुनियादी संरचना को कई तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि पहला है इनकम टैक्स। यह सबसे महत्वपूर्ण टैक्स होता है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक आय को निश्चित करता है। जैसे कि इनकम टैक्स कौन भरता है? इनकम टैक्स वही भरता है जिसकी जो एनुअल इनकम होती है, यानी सालाना जो सैलरी होती है, वो 2.5 लाख होती है। 2.5 लाख से कम वाले को नहीं भरना पड़ता, और जो 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं या 2.5 लाख, तो तब उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। फिर भी उनको भी नहीं देना पड़ता, उन पे भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में क्या क्या डिडक्शन होते हैं। तो बेसिकली कह सकते 5 लाख तक लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। वैसे टैक्स लगता है 2.5 लाख के बाद, अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख हो। भारत में इनकम टैक्स को आयकर अधिनियम के तहत शुल्कित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत की आय के आधार पर अलग अलग टैक्स स्लेबस होते हैं। ये भारत सरकार द्वारा किया जाता है इनकम टैक्स में। तो आयकर स्लेबस जो है इनकम टैक्स के लिए, विभिन्न आयकर स्लेबस होते हैं। जैसे कि 0 से 2.5 लाख रुपए की आयकर कोई टैक्स नहीं होता। वही जैसे कि 2.5 लाख रुपए जिसकी एनुअल इनकम जिसकी 2.5 लाख से कम है, उसको पे कोई टैक्स नहीं लगता। और 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। यानी जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं उन पे जो टैक्स होता है वो 0 होता है, और जो 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं उन पे जो टैक्स होता है इनकम टैक्स वो होता है 5%। अधिक आय पर अधिक कर देने होते हैं। तो इनकम के प्रकार, व्यक्तिगत कर के लिए इनकम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे सैलरी, व्यापारिक लाभ, ब्याज, ग्राहक सेवा और वित्तीय लाभ आदि। तो इनकम टैक्स किस किस चीज पे लगता है? इनकम पे लगता है, हमारी सैलरी पे। और जैसे कि हमारे बिजनेस में बेनिफिट होते हैं तो बेनिफिट पे टैक्स लगता है। और जो हम ब्याज पैसे लेते हैं या देते हैं हमें, उस पे टैक्स लगता है। ग्राहक सेवा जो हम सर्विस देते हैं, सर्विस पे टैक्स लगता है। और वित्तीय लाभ, यही जैसे कि हमें ज्यादा लाभ हुआ किसी बिजनेस में या, तो उस पे टैक्स हमें देना पड़ता है। चालान और जुर्माना, तो अकाउंट में विचार की जरूरत होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने करों का समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसे चालान और जुर्माना देना पड़ सकता है। मतलब चालान और जुर्माना एक इस पे है, ये इनकम टैक्स पे। अगर हम इनकम टैक्स सही समय पे नहीं देंगे तो क्या होगा, हम पे चालान कटेगा और हम पे जुर्माना लगेगा। और बहुत सारी डिडक्शन भी है। तो कुछ विशेष सरकारी योजनाओं और नियम के अंतर्गत छूट दी जाती है, जिससे लोगों को अपनी आय कर लिया जा सकता है। जैसे कि डिडक्शन 80C, जो डिडक्शन 80
सी है, इसके तहत क्या होता है, जैसे कि आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, फिर भी आपने जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो, या 15 साल के अंदर आपका पीएफ में जो भी पैसे जमा हो, तो क्या होता है, जितने आपने हेल्थ इंश्योरेंस में भर रखे होंगे या पीएफ में, तो उसमें से आपकी जो टैक्स सैलरी होगी उसमें से माइनस हो जाएगा, और जितना बचेगा उतना आपका टैक्स, उतने पे आपका टैक्स लगेगा। सारे पैसे पे आपकी टैक्स इनकम पे नहीं लगेगा, आपके उतने इनकम पे टैक्स लगेगा जितना आपने हेल्थ इंश्योरेंस में भर रखा है, उसको माइनस कर दो अपने इनकम से, तो जितना बचेगा उस पे आपका टैक्स लगेगा। तो सारे तत्व व्यक्तिगत कर की बुनियादी संरचना का हिस्सा हो सकते हैं। इसे समझने के लिए व्यक्तिगत वित्त परामर्श या सलाहकार से संपर्क करने में फायदेमंद होते हैं। अब हमें इन सब से जानने के लिए, हमें अगर डिडक्शन लेना हो तो हमें जानने के लिए एक सलाहकार से हमें संपर्क करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्ट ऑफ द पर्सनल टैक्स प्लानिंग, यानी व्यक्तिगत कर योजना के पहलू। तो देखते हैं हम, व्यक्तिगत कर नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को उसकी कर लिए को कम करने और सटीक रूप से अपने कर लिए चुकाने की सहायता प्रदान करती है। यह कुछ पहलू हो सकते हैं, ये वही डिडक्शन के बारे में बात हो रही है कि हमें डिडक्शन मिल सकता है। तो डिडक्शन बहुत तरह के होते हैं, हमें पढ़ना पड़ेगा। डिडक्शन 80C होता है, डिडक्शन 80D होता है, तो इसमें अलग अलग छूट होती है। क्या होता है, डिडक्शन सी में होती है 1.5 लाख तक की हमें छूट मिल सकती है अगर हमारे पीएफ में या तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलता, पर 1.5 लाख मिलता है। और भी है बहुत सारे, आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं डिडक्शन, तो आप पे बहुत सारे आ जाएंगे डिडक्शन, तो आप जान सकते हैं किस पे कितना डिडक्शन है। और ये है नई जो न्यू इनकम टैक्स वाली, तो इस पे डिडक्शन नहीं दिया जाता है, पर इस पे टैक्स कम होता है। नेक्स्ट है आय का वितरण। व्यक्तिगत कर नियोजन में आप अपनी आय को विभिन्न स्रोतों में वितरित करके कर बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह साधारण रूप से कर को बचाने में उपयोग होता है। वही डिडक्शन छूट के लिए आप कई योजनाएं उपलब्ध करा सकते हैं जिससे आपको डिडक्शन मिले, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस देख सकते हैं आप, निवेश योजनाएं, आपने कहीं निवेश करा हो, जीवन बीमा योजनाओं, मतलब लाइफ इंश्योरेंस होता है, पेंशन योजना हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वाणिज्य द्वारा आपके स्टॉक मार्केट में, तो क्या होता है, आपको डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज हो। नेक्स्ट, वित्तीय नियोजन। व्यक्तिगत कर नियोजन का हिस्सा यह भी हो सकता है यह अपनी वित्तीय योजना को कर से बचाने में पुनर्विचार करें। टैक्स की कानूनी प्रावधान। कर नियोजन में कानूनी प्रावधान को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कुछ नियम प्रावधान होते हैं जो कि कर को बचाने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। व्यक्तिगत कर नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि ये जो हमारे कर होते हैं उसको कम करना और नियमों को सही उपयोग करके एक समझौता करना। यह वित्तीय स्थितियों में निवेशकों को आय के स्रोतों के आधार पर किया जाता है। तो डिडक्शन हमें जानना चाहिए क्या होता है, इसलिए हमें ये पढ़ाया जा रहा है कि हम डिडक्शन ले कैसे सकते हैं, हमें किससे लेना चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए और हमें उस कानून का पालन करना चाहिए। और हम टैक्स नहीं देते हैं तो हम पे जुर्माना भी लगता है। तो बेसिकली यही सब है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन फॉर इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति के लिए छूट और कटौती। भारतीय कर नियमों में व्यक्ति को कुछ विशेष छूट और कटौती दी जाती है जो उन्हें कर भुगतान को आसान प्रदान करती है। कुछ मुख्य छूट और कटौती है, जैसे कि आय में छूट। कुछ प्रमुख छूट श्रेणी में शामिल, जैसे कि हास्य छुट्टी, मतलब जो छुट्टियां दी जाती है, विशेष छूट होती है निर्धारित निवेशों में, जीवन बीमा योजना में, प्रीमियम पेंशन आपने कुछ ले रखा हो भुगतान, तो इन सब से वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलता है। और 80C के तहत आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। आपकी जितनी भी आपका टैक्स लग रहा है सैलरी पे, उस टैक्स में से आपने अगर 1.5 लाख भर रखा हो तो आप 1.5 लाख माइनस करोगे और आपका जितना बचेगा उतने पे आपका टैक्स लगेगा।
सारे इनकम पे आपका टैक्स फिर भी लगेगा, पर उसमें से लगेगा माइनस करके। तो डिडक्शन कर भुगतान से संबंधित निश्चित खर्च, निवेश पर छूट प्रदान करने का अधिकार दिया जाता है, जैसे निर्धारित पेंशन निधि योजना, शिक्षा ऋण, मुख्य निधि निवेश। आपने शिक्षा ऋण ले रखा हो, आप किराए के मकान पर रहते हो, या तो आपको डिडक्शन मिल सकता है। मुक्त वित्तीय उपयोग, कुछ वित्तीय उपयोग जैसे ब्याज निधि, कुछ अन्य आर्थिक संरचनाएं मुक्त होती है इससे। इन छूट और कटौती का लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो निश्चित मापदंडों और शर्तों को पूरा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि नियोजन में किसी भी प्रकार की छूट या कटौती का उपयोग केवल वे लोग करते हैं जो कानूनी प्रावधान का पालन करते हैं। ये सब किनको मिलता है? जो टैक्स भरते रहते हैं, हमेशा अपने टैक्स को सही समय पे चुकाते हैं, उनके लिए सब डिडक्शन होता है। अब हम लास्ट है हमारा ई फाइलिंग। तो ई फाइलिंग क्या होता है? ई फाइलिंग जब हम आईटीआर भरते हैं यानी इनकम टैक्स रिटर्न, तो हम पहले क्या होता था, हम इनकम टैक्स फॉर्म के द्वारा भरते थे जाके। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने घर बैठे ही हम ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग एक तरीका है जिससे व्यक्ति या किसी व्यापारिक संस्था अपने कर रिटर्न्स और अन्य संबंधित दस्तावेजों को इंटरनेट के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तो ई फाइलिंग के कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं, जैसे कि सुविधा। यह करदाता को कर रिटर्न और अन्य दस्तावेजों को अपने घर से ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा करने में सुविधा प्रदान करती है। पहले क्या होती थी सुविधा, क्या हम वहां जाके इनकम टैक्स भरते थे, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो हम फॉर्म भरते थे। अब क्या होता है, हम घर बैठे आईटीआर क्लेम करते हैं, आईटीआर भरते हैं, और हमें जो भी डिडक्शन हमें पैसे मिलने होते हैं वह हमारे बैंक में सीधे आ जाते हैं। और इसमें बहुत सारी सुरक्षा भी होती है, जैसे ई फाइलिंग प्लेटफॉर्म में काफी सुरक्षित होते हैं। आपकी जो जमा की गई जानकारी होती है वो बहुत सुरक्षित रखी जाती है इसमें, और आपको बार बार अपनी डिटेल नहीं डालनी पड़ती पूरी, क्योंकि इसमें बस आपको लॉगिन करना पड़ता है। इसमें आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है, पैन कार्ड इसमें आपका यूजर आईडी होता है, और फिर आप लॉगिन करके आप आईटीआर भर सकते हो। और फास्ट प्रोसेसिंग इसमें क्या होता है, वहां जाओगे तो आपको 2-3 दिन में होगा। आप यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जमा करने की प्रक्रिया काफी तेज होती है, तो इनसे करदाता को बहुत ज्यादा फायदा होता है और समय की बचत होती है। और कागजाती उपयोगों को कम होने से पेपर और प्रिंटिंग खर्च भी बहुत कम आते हैं। जैसे कि आप वहां जाओगे तो आपको बहुत सारे आधार कार्ड के, पैन कार्ड के बहुत सारे फोटोकॉपीज देने पड़ते हैं, पर आप जब घर बैठे ई फाइलिंग करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से, तो आपको इतने सारे जो दस्तावेज होते हैं उसके लिए आपको इतने सारे प्रिंटिंग मतलब फोटोकॉपी नहीं कराने पड़ते, और आपकी इन सब चीजों में पैसे बर्बाद नहीं होते। ई फाइलिंग के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म और सरकारी वेबसाइट उपलब्ध होते हैं, जिससे आप उपयोग करके अपने दस्तावेजों को जमा कर सकते हैं। तो भारत सरकार की बहुत सारी वेबसाइट है, उससे आप आईटीआर भर सकते हैं। तो हमारा ये लास्ट चैप्टर था, यूनिट 4, ये भी खत्म हुआ हमारा पूरा। मतलब फाइनेंस लिटरेसी का हमारा 4 यूनिट थी, इसमें हमने पूरा 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया है।